जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुल 100 क्वेश्चंस का। हम जो है निपटारा करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी कि पिछले क्लास में हम जिस तरह सभी क्वेश्चनों का जो है पोस्टमार्टम किए हैं, ठीक उसी तरह आज भी क्वेश्चंस का जो है पोस्टमार्टम होने वाले हैं। और 100 क्वेश्चंस का बिल्कुल ही पीएसएससी यानी कि बीपीएसएससी पैटर्न पर आधारित जो बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं, सेम उसी पैटर्न पर। और यह सेट जो हम बात करते हैं बिल्कुल ही अप टू डेट है। और प्रीवियस ईयर का भी सेट चलाया जा रहा है बीच बीच में। अब वही बात करते हैं 50 क्वेश्चंस का भी एमसीक्यू चलाया जा रहा है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य धन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया था कि आप सर जो है तेज़ी में कराएं, कोई कोई कहता है स्लो मौसम में कराएं। तो हम तो मीडियम में ही लेके चलेंगे। अगर किसी को चाहिए कि तेज़ी में हो तो वीडियो के लेफ्ट साइड में जो ऊपर में 3 डॉट रहता है, ऐसे करके 3 डॉट पे अगर आप क्लिक करोगे तो उसमें जो ऑप्शन आता है आपको क्वालिटी कम करने का और स्पीड बढ़ाने का, तो स्पीड आप बढ़ाकर भी देख सकते हो। तो हम चाहते हैं कि तेज़ी में कराने का मतलब होता है कि क्वेश्चन रॉन्ग होना। तो तेज़ी में कराएंगे तो क्वेश्चन ज़रूर रॉन्ग होंगे कुछ ना कुछ, और आपको आपका कमेंट आ जाएगा कि सर गलत बताते हो। तो ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आराम आराम से इसका एक्सप्लेनेशन करें ताकि आप सभी को भी आराम से समझ में आ जाए। और बात करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस होते हैं, वही सारे के सारे हम कराने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और जल्द ही जो है जैसे ही बिहार दरोगा का जो है यानी कि फरवरी मंथ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फरवरी लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में जो है बिहार दरोगा का निश्चित ही वैकेंसी 2300 प्लस जो होने आने की संभावना है, 2300 प्लस। और बिहार पुलिस की तो बात करें तो 12,000 प्लस आने की संभावना है। तो उन सिपाही और एसआई के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये आप ध्यान रहे तो पहले से ही आप तैयारी में लग जाइए। अब बात कर लेते हैं बिहार दरोगा। जैसे ही नोटिस आता है वैसे ही हम एक व्हाट्सअप नंबर ही भी जारी करेंगे। उसके लिए जो है एक हम रणनीति बना रहे हैं ताकि तैयारी जो है लुसेंट का रिवीजन जो कैसे आर पार करना है उसके लिए भी हम मूड बना लिए हैं। अब वही बात करते हैं, साथ ही साथ हम एनसीईआरटी का भी निचोड़ इसमें डालेंगे, लुसेंट विथ एनसीईआरटी। आप सेट में बने रहे, पीटी मेंस दोनों के लिए आपको जो है पेपर हम करवाएंगे आपके लिए बिल्कुल ही फ्री में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के सवाल की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, डीएनए के केंद्रक में अभिरंजित धागों की तरह दिखने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? अभिरंजित धागों की तरह जो दिखने वाली संरचना होती है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन। ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कंप्यूटर में होम का क्या अर्थ है? तो होम का क्या कार्य है, यानी कि होम का कार्य की हम बात करें तो यह होता है कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है। कर्सर को कहाँ ले जाता है? लाइन के आरंभ में ले जाता है। यह है इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने पाठशाला प्रवेशोत्सव अभियान शुरू किया है? तो पाठशाला प्रवेशोत्सव की हम बात करें तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है। गुजरात में हाल ही में बहुत ही प्रचंड जीत के साथ जो है बीजेपी को बहुमत मिली है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी बताना है आपको कमेंट करके, बीजेपी जो है कुल कितनी सीटों से जो गुजरात में पिछले की तरह यानी कि पिछले जीत की तरह इस बार बहुत ही ज़्यादा प्रचंड जीत के साथ बने हैं। ये आपको कमेंट करने हैं। और बात कर लेते हैं गुजराती की। उत्तर प्रदेश में जो है सीएम अभी योगी आदित्यनाथ है, यहाँ पे भूपेंद्र पटेल है गुजरात में, बिहार में नीतीश कुमार है, चाचा भतीजे की सरकार है यहाँ पे। अब बात करते हैं राजस्थान में अशोक गहलोत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं अग्नि चट्टान बनती है। तो अग्नि चट्टान की अगर हम बात करें तो किससे बनती है? तो गर्म लावा के ठंडा होने से जो है अग्नि चट्टान बनते हैं। अब बात करते हैं अग्नि चट्टान की, तो इसका निर्माण जो है मैग्मा के ठंडा होने होने पर बनता है। मैग्मा जो ज्वालामुखी से निकलता है उसको ठंडा होने पर जो है अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। और बेसाल्ट, गेब्रो, साइनाइट, डोलेराइट, ग्रेनाइट आदि सब जो है अग्नि चट्टान के उदाहरण है। अब बात करते हैं और यह चट्टान की, तो यह चट्टान रवेदार परतदार होती है। रवेदार एवं परतदार होती है। इनमें जो है परत एवं जीवों के अवशेष का भी अभाव होता है। इनमें जो परत एवं जीवों के अवशेष का भी
अभाव होता है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, सीसा, तांबा, जस्ता, क्रोमाइट, प्लेटिनम, मैग्नीज, अभ्रक, हीरा आदि सब पाया जाता है। अतः ये आर्थिक रूप से मतलब कि ये चट्टान जो है आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न चट्टान भी कहे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो किस लिपि में लिखी गई है। तो अशोक के जो है स्तंभ लेखों की संख्या की बात करें कितने हैं, 7 है। यह किस लिपि में लिखी गई, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। स्तंभ लेख जो है बिल्कुल 7 है, ठीक है, और अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ, यानी कि सातों अभिलेख जो है अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है तो जो डाटा को स्टोर करके रखती है उसे क्या कहते हैं। तो अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है, जो डाटा को स्टोर करके रखते हैं उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में जो है कुल 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, और इसमें जो हम बात करते हैं प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और आधुनिक कंप्यूटर की खोज की हम बात करते हैं 1946 में किया गया था। कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और कंप्यूटर हेतु विकसित की गई पहली भाषा जो था फोर्ट्रॉन था, जो IBM कंपनी यानी कि IBM का फुल फॉर्म बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इन्हीं के द्वारा विकसित किया था फोर्ट्रॉन भाषा। आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब कहा गया है जब 100 को एक पूर्णांक y से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 होता है। तो y के कितने मान हो सकते हैं। तो 100 को अगर y से विभाजित किया जाता है, मान के चलिए कि हम 100 है, यहाँ पे y से विभाजित करने हैं तो शेषफल 4 बचता है। इसका मतलब जो है कि क्या हो जाता है, 100 में हम विभाजित करेंगे, 100 में अगर हम 96 घटा देते हैं तो क्या शेष होता है, 4 बचता है। इसका मतलब है तो y का मान जो है हम विभाजित करते हैं 96 हो जाता है। तो 96 जब हो जाता है तो हम इसको क्या करेंगे, इसका मान संभावित मान कितना होगा 96। 96 का हम संभावित मान हम किससे डिनोट करेंगे, यानी कि 96 जो है 6 से भी कटेगा, 8 से भी, 12 से भी, 16 से भी, और 24 से भी, और 32 से भी, और 48 से, और एक खुद 96 से कटेगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही मतलब समझ में आ गए होंगे यह सवाल को। तो इसका संभावित मान की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका संभावित मान 8 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम लिख दिए हैं 8 संभावित मान है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। रूपांतरित स्तंभ की हम बात करें तो कौन सा है, तो यहाँ पे जो है आलू जो है क्या है, आलू रूपांतरित स्तंभ है। अब बात करते हैं गाजर और शकरकंद की। तो गाजर जो है शकरकंद ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों जड़ें हैं। क्या है, जड़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नारियल की। तो नारियल जो है, नारियल की हम बात करें तो यह एक कठोर पदार्थ की गिनती में रख सकते हैं। और इसका खाने योग्य की भाग करें, खाने योग्य भाग क्या होता है, भ्रूण पोष होता है। ये याद रखना है, भ्रूण पोष खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी चैनल को पार करने वाली दुनिया के सबसे उम्रदराज तैराक बन गए हैं। तो उत्तरी चैनल को पार करने वाली दुनिया के सबसे उम्रदराज तैराक की बात करते हैं एल्विस अली हजारिका बने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बने हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल की हम बात करें तो वर्तमान में कौन बने हैं। इससे पहले की हम बात करें तो कौन था, इससे पहले वर्तमान में पहले बात कर लेते हैं। ये वर्तमान में अभी विनय कुमार सक्सेना है। ऐसे पहले कौन था, अनिल बैजल था, यानी कि अनिल के चौहान के स्थान पे क्या हो जाएगा, बैजल। अनिल बैजल जो था इसका उपराज्यपाल था दिल्ली का, ये याद रखना है। दिल्ली का सीएम कौन है अभी पे, अभी अरविंद केजरीवाल है। किसका, आम आदमी पार्टी के जो है मुखिया भी है और उसका उसी पार्टी का सीएम भी है। आम आदमी पार्टी का गठन की बात करें 2012 में किया गया था, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है। दिल्ली में अगर विधानसभा सीट की बात करें तो 70 विधानसभा सीट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह की हम बात करें तो डी हो जाएगा, क्या, वरुण। अगर सूर्य की हम बात करते हैं, यहाँ पे सूर्य है,
सूर्य से जितना जो ग्रह दूरी पर रहेगा वो ग्रह सबसे ज़्यादा ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के दूरी के अनुसार से हम बात करें, सबसे लास्ट में जो क्या होता है, तो वरुण ग्रह आता है, इसलिए वरुण ठंडा है। अब बात करते हैं दूरी के अनुसार से ग्रह की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, दूरी के अनुसार से हम ग्रह की हम बात करें तो यहाँ पे बुध हो जाता है, देख सकते हैं सूर्य, उसके बाद शुक्र हो जाता है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, ऐसे शॉर्ट में हम लिख देते हैं, पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद क्या है, बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद क्या होता है, शनि है, उसके बाद क्या है, अरुण है, उसके बाद वरुण है। ये ध्यान रखना है, इसलिए सबसे लास्ट में है तो इसलिए सबसे ठंडा ग्रह है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह की बात करें तो किस पे है, शनि में है, कितना, 82 है, और उसके बाद जो है बृहस्पति में है। ये सेकंड स्थान पर उपग्रह के मामले में बृहस्पति आता है और फर्स्ट स्थान पर शनि आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं, शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल जाते समय 3 घंटे में नाव द्वारा कितनी दूरी तय की जा सकती है। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे दिया गया नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 6 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पे कहता है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर है, धारा के प्रतिकूल जाते समय, धारा के प्रतिकूल जाना है तो धारा अगर अनुकूल कहता तो 2 जोड़ देता। अब यहाँ पे प्रतिकूल कह रहा तो इसमें 2 घटा देंगे तो कितना होगा, 4। अब कहता है 3 घंटे में नाव द्वारा तय की दूरी क्या होगा, तो 4 गुने 3 कर देंगे बराबर 12 निकल के चला आएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो गया। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा भूरा शैवाल नहीं है, तो भूरा शैवाल की हम बात करें तो कौन सा एक भूरा शैवाल नहीं है, तो पोरफायरा जो है भूरा शैवाल नहीं है। बाकी जो है शैवाल हम बात करते हैं ये लाल शैवाल है। कौन सा, लाल, सभी के सभी लाल शैवाल है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो गोबी मरुस्थल की बात करते हैं मंगोलिया में है, यानी कि मंगोलिया और चीन दोनों देश में जो है गोबी मरुस्थल है। अब बात करते हैं सहारा की, तो यह अफ्रीका में पाया जाता है। और बात करते हैं थार मरुस्थल, तो भारत और पाकिस्तान, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि यूँ कहें तो बाप और बेटे के बीच जो है ये क्या है, थार मरुस्थल स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मरुस्थल और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पे है, ईरान में, ये भी आपको ध्यान रखना है, खूब पूछे जाते हैं, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं ये सब सवाल। बात करते हैं मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, मोहनजोदड़ो की हम बात करें निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अब मोहनजोदड़ो की हम बात करें तो 1922 ईस्वी में इसका खोज किया गया था, किसके द्वारा, रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं, यह जो हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, लड़काना जिले में स्थित है। कहाँ पे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। अब बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित निम्नलिखित बात करते हैं निम्नलिखित दरबारियों और उनके संबंधित राजा के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है, आपको कौन से सही सुमेलित नहीं है आपको बताने हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सही सुमेलित क्या नहीं है, तो देख सकते हैं रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय की हम बात करें तो यह सही है। भवभूति की हम बात करते हैं कन्नौज के यशोवर्मन से सही, बिल्कुल सही है। हरिसेन हर्ष से दिया गया है, हरिसेन की हम बात करें तो ये किससे दिया गया, हर्ष से नहीं, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, किसका, समुद्रगुप्त का, ये आपको ध्यान रखिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। दंडी की बात कर नर सिंह वर्मन के से संबंधित है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं बिहार के किस जिले में स्थित लंगट सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो इसको हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर में जो स्थित लंगट सिंह कॉलेज को खगोलीय वेधशाला के को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं इसको कि इसमें जितने भी क्रैकरिंग दिया हुआ है जितने अंक पे, तो यहाँ पे इसको 2 तरीके होते हैं बनाने के, लेकिन हम एक शॉर्ट तरीके बताते हैं। जब भी इस तरह पॉइंट दिया हुआ रहे तो इसको हम क्या करना है, तो योग जब ज्ञात करने हैं तो योग ज्ञात करने की इसका सिंपल तरीका है, इसको क्या करेंगे 4.36 और 11.84 और 34.878, इसको क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया, 6 4 10 8 18
8 बाकी रहल 1 और हो जाता है 15 18 19 की 9 बाकी 1 और पॉइंट दे दिए यहाँ पे। 4 4 8 1 9 10 की 0 बाकी 1 4 1 5 50 यानी कि 50.98 हो जाता है। अगर एक्यूरेट हम बात करें तो ये लेके चले तो लगभग में तो 51 हो जाता है। तो इसका आंसर हम क्या देख सकते हैं, तो इसका 51 आंसर हो जाएगा। इस तरह आप सबको ऐड कर देते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या होगा, 4.36 है तो जितने अंक क्रैकिंग जितने अंक पर है तो उतने अंक पे नीचे में हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उतने अंक पे हम 9 दे देंगे, यानी कि उसको उतना 9 नीचे में लिखेंगे। इस तरह आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं जिस प्रकार क्रिया के संबंध प्रतिक्रिया से है उसी प्रकार उकसाना का संबंध किससे है, तो उकसाना का संबंध हम बात करते हैं अनुक्रिया से। किससे, अनुक्रिया से। अब बात करते हैं मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो सामान्यतः हम बात करते हैं यकृत प्रभावित होता है। कौन सा, यकृत प्रभावित होता है। इसका निर्माण हम बात करते हैं कवक द्वारा होता है। किसका निर्माण, एफ्लाटॉक्सिन का निर्माण जो है कवक द्वारा होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। पुदुचेरी केंद्रशासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है, तो पुदुचेरी केंद्रशासित क्षेत्र की हम बात करते हैं कुल 3 राज्यों में, यानी कि कितने राज्यों में, 3 राज्यों में। अब कैसे आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ, जैसे अनम अनम हमको येनम रहता है लेकिन एनम होता है, इसको येनम नहीं पढ़ेंगे हम। इस तरह याद करने के लिए आपको अनम पढ़ना है। अनम 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 से हो जाता है कितने, कौन सा, आंध्र प्रदेश। अनम आंध्र प्रदेश। और माहे क्या हो जाता है, माहे, यानी कि माहे को कम पढ़ना है, केरल। माहे केरल हो जाता है। और तमिलनाडु में क्या हो जाता है, तमिलनाडु में एक हो जाता है कि एक होता था कराईकाल, कराईकाल। और दूसरा हो जाता है पुदुचेरी, पुदुचेरी। ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। 2 स्थित है तमिलनाडु में, एक माहे केरल में, एक अनम आंध्र प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसका एक जिला जो है, जिसका जिला एक दूसरे से मिलता नहीं है, यानी कि मिलता नहीं है, अलग अलग है। चारों जिले चारों दिशा में है, यानी कि चारों साइड में। इस तरह आपको ध्यान रखना है। ये इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकमात्र भारतीय राज्य जिसका जिला एक दूसरे से सटता नहीं है और 3 राज्यों में फैला हुआ है। और ये भी पूछ लिए जाएंगे, एकमात्र ऐसा राज्य जिसका जो है जिला, कुछ जिला पूर्वी घाट में है और कुछ जिला जो है पश्चिमी घाट में है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। और पुदुचेरी की हम बात करें तो आज़ाद होने से पहले जो है किसके कब्जे में था, पुर्तगालियों के कब्जे में था पुदुचेरी। ये आपको ध्यान रखना, पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था। सॉरी दोस्तों, पुदुचेरी जो है, जो फ्रांस से मतलब फ्रांस के द्वारा पुदुचेरी को जो है भारतीय राज्यों को सौंपा गया था, भारत सरकार को सौंपा गया था। पहले फ्रांस से के कब्जे में हुआ करता था, लेकिन गोवा की हम बात होती है वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। और गोवा जो है आज़ादी से पहले पुर्तगालियों का अधीन था गोवा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात करें तो भाखरा नागल परियोजना है। अगर बात करते हैं भारत की पहली नदी घाटी परियोजना तो ये कौन सा है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दिया गया है 23 नंबर की हम बात करें तो अक्टूबर 2022 में जेल लोक अदालत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो जेल लोक अदालत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हम बात करें तो यह छत्तीसगढ़ बना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। एक 15 सेमी के रंगे हुए घन को 5 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताएं। तो बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या कैसे ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, तो 15 गुने 15 गुने 15 कर देने हैं और नीचे में फिर 5 गुने 5 गुने 5 कर देना है। इन तीनों को कटा देंगे, 3 हो गया, फिर इसको कटाएंगे, 3 हो गया, फिर 5 5 3 हो गया, 3 गुने 3 गुने 27, यानी कि 27 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको निकाल लेने हैं।
अब बात करते हैं एंजाइम की। तो यहाँ पे दिया गया एंजाइम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो एंजाइम के बारे में हम बात करते हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका आणविक भार बहुत अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं एंजाइम का संश्लेषण शरीर की प्रत्येक कोशिका में होता है, ये भी सही है। इसका स्त्रवण केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है, ये गलत है। इसका आंसर की हम बात करते हैं सी हो जाएगा। अब बात करते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर की हम बात करें तो ये इसमें आंसर सी होगा। अब बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं सूची 1-2 से मिलान करने हैं। तो रोग का नाम दिया गया है, जीवाणु दिया गया है। तो हम वही बात कर लेते हैं कि तो काली खांसी की हम बात करें तो क्या हो जाएगा। काली खांसी की हम बात करें तो यह हीमोफिलिस पर्टुसिस से है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। प्लेग की हम बात करें तो प्लेग में क्या हो जाएगा, पास्चुरेला पेस्टिस से होता है प्लेग, यानी कि पेस्टिस याद करना है, पोसे प्लेग पोसे पेस्टिस। टाइफाइड की हम बात करते यानी साल्मेनो टाइफी होता है, इसका आंसर हम बात करते हैं डी हो जाएगा। आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं थारू जनजाति की हम बात करते हैं थारू जनजाति पाई जाती है कहाँ। तो थारू जनजाति की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे पाई जाती है, तो यह तराई प्रदेश में पाई जाती है। तराई प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो नैनीताल से लेकर उत्तराखंड से तो कहाँ तक, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के क्षेत्र जो है यह तराई प्रदेश कहलाते हैं। और यह तराई प्रदेश में जितने भी जनजाति पाए जाते हैं वो सारे मिश्रित परिवार के रूप में रहता है, मिश्रित परिवार में रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो कावेरी नदी के तट पर जो है, ये नदी के तट पर स्थित वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं शहर के बारे में, या पूरे इंडिया में पूछ ले कहीं पर, या पूरे वर्ल्ड में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कावेरी नदी तट पर कौन स्थित है। तिरुचिरापल्ली जो है कावेरी नदी तट पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, खित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित की अगर हम बात करें तो कौन सा नहीं है, तो देख सकते इब्न बतूता मोरक्को यात्री था, बिल्कुल सही है। मार्को पोलो इटली का था, बिल्कुल सही है। अब्दुल रज्जाक की बात करिए तुर्की था, तो ये जो है गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक की हम बात करें तो देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। ये कहाँ का यात्री था, देवराय द्वितीय के दरबार में था, या ईरान का था, कहाँ का, ईरान का, ये आपको ध्यान रखना है। नूनीज की बात करें पुर्तगाल में अच्युत राय के दरबार में, तो पुर्तगाली यात्री था, बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो स्वर्ण पदक की हम बात करें तो कुल 22 जीता गया था, देख लीजिए समझ लीजिए। 22वें राष्ट्रमंडल का खेल 2022 में 22वें क्रम का हुआ था, यानी कि 22वें क्रम का हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ में आयोजित हुआ था, बर्मिंघम में। इससे पहले जो हम मेंशन कर चुके हैं, बर्मिंघम में हुआ था, ये आपको ध्यान, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। अब इससे पिछले वाला ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अब अगला भी जो होगा 2026 में वो भी ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें बात करें तो कुल गोल्ड कितने जीते थे, कुल गोल्ड 22 जीते थे। सिल्वर की हम बात करें तो ऐसे हम सिल्वर मान लेते हैं, तो सिल्वर की कितनी जीते थे, सिल्वर 16, 100 से सिल्वर, 100 से ऐसे सिल्वर, ऐसे 16। अब बात करते हैं कि ब्रॉन्ज की, तो ब्रॉन्ज यानी कांस्य की, तो ये 23 जीते थे। और कुल अगर पदक की बात करें तो 61 पदक जीते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट करके बताने हैं कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का कौन सा क्रम रहा था, यानी कि भारत का क्रम आपको बताने हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं दोस्तों ये रिक्त स्थान पर क्या होगा। तो रिक्त स्थान बताने हैं कि इसमें क्या आने वाला है। तो रिक्त स्थान की बात करें तो इसको कैसे आपको बनाना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको बनाने कैसे है। पहले इन दोनों को जो है स्क्वायर करके ऐड करेंगे, 7 पे स्क्वायर प्लस 5 पे स्क्वायर, इसे कर देंगे। तो और क्या करेंगे, फिर माइनस कर देंगे 8 पे स्क्वायर, क्या करेंगे 8 पे स्क्वायर प्लस एक्स कर देंगे, एक्स वैसे करके बराबर बीच में छः दे देंगे, इसको ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या हो जाएगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और बराबर में तो माइनस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। एक्स माइनस माइनस कट जाएगा, पावर चढ़ जाएगा,
तो पावर इसे कट करने के बाद x बराबर कितना हो जाएगा 2 होगा, तो इसका आंसर बात करते हैं b हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्यूशन कर लेने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो कैसे, एक बार फिर से बता देते हैं कि पहले इसको कर लेंगे तब इन दोनों को करेंगे, यानी कि दोनों आमने सामने वाले को करना है। तो कैसे करेंगे, 7 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर, फिर ऐसे कर दिए। अब क्या करेंगे, -8 स्क्वायर, अब क्या करेंगे प्लस x, ऐसे कर देंगे स्क्वायर, इस पर भी कर देंगे, बराबर 6 हो जाएगा। इसको अगर कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, आपको -x स्क्वायर आएगा बराबर 4 आ जाएगा। तो -4 माइनस माइनस कट जाएगा, तो बराबर x बराबर 2 आ जाएगा आंसर। इस तरह आपको निकाल लेना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन चिंता का मुख्य लक्षण है। तो चिंता का मुख्य लक्षण की हम बात करें तो कौन है, तो चिंता अगर आप करते हो तो इसका मुख्य लक्षण क्या होता है, तो इसका मुख्य लक्षण जो आशंका होता है, जो आशंका मन में रहते हैं, वो चिंता का मुख्य विषय हो जाता है। बात करते हैं निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से कौन से नहीं लगती है, किसकी नहीं लगती है, तो हम बात करते हैं मणिपुर की नहीं लगती है। जैसे हम भारत का मैप ले लेते हैं ऐसे करके, यहाँ पे जैसे अरुणाचल प्रदेश का ले लिए, ये वाला हिस्सा जो ऐसे करके आ जाता है, तो भारत का है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नागालैंड है, यहाँ पे मिजोरम हो जाता है, तब यहाँ पे मणिपुर हो जाता है, यहाँ पे मेघालय हो जाता है। ठीक है, तो किसका सीमा कह रहा है नहीं लगता है, मणिपुर का। तो मणिपुर यहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, तो यानी कि वह कौन सा जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगता है, तो मणिपुर यहाँ पे लास्ट में है। तो मणिपुर का सीमा जो है यहाँ पे नहीं लगता है, किससे, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे म्यांमार हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कभी कभी ये पूछ ले जाते हैं उत्तर से दक्षिण का क्रम में। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम अगर पूछ ले जाए तो ये भी खूब पूछा है। तो यहाँ पे ऊपर में हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर तब हो जाएगा मिजोरम। तो यहाँ पे मणिपुर है, तो मणिपुर यहाँ नागालैंड के बाद है, तो इसका सीमा नहीं लगता है। तो मणिपुर मिजोरम, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि क्रम वाइज का, तो ऐसे अरुणाचल प्रदेश, एन से नागालैंड, एम से हो जाए मणिपुर, यानी MN दे दिए मणिपुर, फिर MI से दे दिए मिजोरम। इस तरह का क्रम अगर उत्तर से दक्षिण पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, ये सारे के सारे राज्य 7 सिस्टर के पार्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं भारत में बकरी की कितनी नस्लें पाई जाती है। तो भारत की बकरी की हम बात करें तो कितनी नस्लें पाई जाती हैं, कुल 26 नस्लें पाई जाती है। अगर बकरी के मामले में हम बात करें तो भारत क्या है, भारत का प्रथम स्थान है, क्या है प्रथम, यानी कि फर्स्ट स्थान भारत का हो जाता है। अब आपको ये ध्यान में रखना है। और सेकेंड स्थान की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड धोखेबाज चीन जो है हमारा पड़ोसी, उसका जो सेकेंड स्थान बकरी के मामले में है, आपको ध्यान रखना है। बात करें कित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन करता है, तो आप ऐसी हरकतें कौन हार्मोन कर सकता है, तो ऑक्सिन हार्मोन करते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन एक पादप हार्मोन है। हमने जो पिछली क्लास में जो 50 MCQ का जो क्वेश्चंस चलाए जा रहे हैं, जो उसमें हम सारे के सारे जितने भी पादप हार्मोन होते हैं हम मेंशन कर चुके हैं। तो अगर नहीं देखें तो वीडियो जरूर जाकर देखें कौन कौन से पादप हार्मोन है, ये सारे के सारे एग्जाम में जरूर पूछ ले जाते हैं। अब बात करते हैं किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। तो सामाजिक समूह का विज्ञान जो है यह किसने कहा था, जॉनसन के द्वारा कहा गया था। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा शब्द मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है। तो मुक्केबाजी की हम बात करें तो कौन सा शब्द संबंधित नहीं है, स्ट्रोक संबंधित नहीं, कौन सा स्ट्रोक, ऐसे लिख जाता है स्ट्रोक, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बाउंस हुक ब्रेक ये सारे के सारे जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं 49वां G7 यानी कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश की में आयोजित होगा। तो किस देश में आयोजित होगा, तो हम जानते हैं कि यह जो जापान में आयोजित होगा, यानी कि 49 नंबर के। अब बात करते हैं G7 जो है ग्रुप है एक विकासशील देशों का है, जो है यह जो है
संगठन है। अब बात करते हैं G7 की स्थापना की, तो 1975 में इसका स्थापना किया गया था। अब बात कर लेते हैं, तो इसका जो 48वां जो है कहाँ पे हुआ, 48वां जो है क्रम का जो है G7 समूह जो है इसका जो सम्मेलन कहाँ पे किया गया था, जर्मनी में किया गया था। 48वें क्रम का जर्मनी में और 49वें क्रम का जापान में, आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं G15 की, तो G15 की अगर हम बात करें स्थापना की, तो इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना शायद तो 1985 में हुआ था। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं हम सही, यानी कि हम सही कह रहे हैं कि या गलत है, यानी 1985 ही होगा। और G20 की अगर हम बात करें तो यह जो है 1999 में हुआ था, ये 1999 में इसका स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। G20 का जो है सदस्य भारत देश भी है, और इसका हाल ही में जो है इसका अध्यक्षता जो है भारत के द्वारा ही किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। तो वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई कितना होता है, तो यह 18 मीटर होता है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 9 मीटर इसका चौड़ाई होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या प्रभाव पड़ता है। विषुवत रेखा से जो है ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है, तो आप सभी को पता है ये क्या होगा, बढ़ता है। विषुवत रेखा से हम जब भी ध्रुव की ओर जाएंगे, यह है विषुवत रेखा, बीच में भूमध्य रेखा होता है। अगर ऊपर जैसे ध्रुव की ओर जाने लगे तो बढ़ने लगे, अगर ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो ये घटने लगता है। अब बात करते हैं जी का मान, और भी जी का मान जो विषुवत रेखा पर शून्य हो जाता है, क्या होता है, शून्य होता है। अब तो विषुवत रेखा पर यहाँ पे आने पर विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ने से होता है, जी का मान क्या होता है। अगर पृथ्वी का जो खूब तेजी में से थे घूमने लगेंगे तो जी का मान क्या होगा, घट जाएगा। अगर वही बात करते हैं पृथ्वी धीरे धीरे से करके घूमेंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ध्रुव पर जो है जी का मान क्या होता है, महत्तम होता है पृथ्वी के ऊपर, यानी कि ध्रुव पर जो है यहाँ पे जो है जी का मान क्या होगा, महत्तम हो जाएगा, ये बीच में ध्रुव होता है। अब वही बात करें पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर, जो ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो जी का मान क्या होता है, घटता है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये भी खूब पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं यामिनी मिर्ग परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है। तो यामिनी मिर्ग परियोजना की हम बात करें तो यह किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो 1977 में किया गया, आपको ध्यान रखना है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्में क्या है, तो अधिकतर कॉफ़ी की किस्में की हम बात करें अरेबिका है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें किस प्रकार वर्णित की जाती है, तो यह हम बात करते हैं यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी कि धीरे धीरे जो है विकसित की ओर बढ़ रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि विकासशील विकास की ओर जा रहा है। अब बात करते हैं ये भी कभी पूछ ले जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है, क्या है, मिश्रित, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता है, तो हम बात कर लेते हैं इसमें शामिल जो होता है कि इसमें सामाजिक असमानता शामिल नहीं होता है। बाकी प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रतिव्यक्तियाँ, ये तीनों शामिल होते हैं, ये शामिल नहीं होता है। अब बात करते हैं अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, यानी कि सर्वप्रथम जो है UNDP, यानी कि इसको कहता है यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। यह रिपोर्ट जो है प्रकाशित प्रकाशित UNDP के द्वारा किया जाता है। अब पहली बार इसका प्रकाशन कब किया गया था, 1990 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए। तो राज्यों के लिए अगर हम बात करें तो विशेष उपबंध तो भाग 1 में किया गया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक गांव में लड़कों का औसत वजन 72 kg है, उसी गांव में लड़कियों का औसत वजन 85 kg है। यदि गांव में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत kg 77 kg है, तो गांव में लड़कों की संख्या क्या प्रतिशत होगा। तो इसको प्रतिशत निकालने ले हैं तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, 72 कितने हैं लड़कों का, तो हम बॉय लिख देंगे। तो गर्ल का कितने हैं, गर्ल लिख दिए, यानी कि यहाँ पे 72 लिख दिए, यहाँ पे 85 लिख दिए गर्ल में। टोटल ऑफ एवरेज रेशियो क्या है, 77 है। इसको इससे घटा देंगे, इसको इससे घटा देंगे, तो क्या निकल के चला आएगा, इधर 8 निकल के चला आएगा, और इधर कितना निकल के चला आएगा, इधर 5 निकल के चला आएगा। तो देख सकते हैं इसका रेशियो हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले
किसका निकाल लेना है, तो लड़कों का औसत निकालना है। तो 8/8 और 5 को जोड़ देंगे 13 हो गया, गुने 100 कर देंगे, तो इसका आंसर निकल के कितना चला आएगा, तो 61.7/13, यानी कि इसका आंसर की हम बात करें तो यह ए हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, धातुओं में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है तथा यह डैश है। तो इलेक्ट्रॉनिक चालकता जब कहा जाता है यह एक क्या है, तो यह एक तापमान में वृद्धि होने पर कम हो जाती है। तो तापमान में वृद्धि होने पर कम हो जाती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं अगस्त 2022 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला नंदा झील किस राज्य में स्थित है। तो नंदा झील की हम बात करें तो यह किस राज्य में स्थित है, तो यह गोवा में स्थित है। कहाँ पे, गोवा में। अगर गोवा की बात करें तो रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है और घर जल वाला पहला राज्य बना है। गोवा के सीएम की बात करें तो अभी वर्तमान में कौन है, प्रमोद सावंत है। गोवा का हाल ही में अगर अभी बात करें तो मोपा हवाई अड्डा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मनोहर पारिकर हवाई अड्डा कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। गोवा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। और प्रति व्यक्ति आय वाला भारत में सब ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला सर्वाधिक आय वाला जो है राज्य जो है गोवा ही है, ये आपको ध्यान रखना है। और सिविल कोड संहिता यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू कहाँ पे है, गोवा में एकमात्र राज्य है यहाँ पे लागू है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की हम बात करें तो यह कब आरंभ किया गया, ठीक है, तो हम बात करते हैं यह सितंबर 2014 में आरंभ किया गया है। अब वही बात करते हैं कुल, अगर पूछे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रामसर स्थल की हम बात करें तो वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल 75 है। और सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितना है, 14 रामसर स्थल। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल बड़ा राज्य बात करते हैं तमिलनाडु में है। और कुल कितने हैं, आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाया जाता है, 75वीं मनाया रहा है, इसीलिए जो है इस रामसर स्थल की जो है संख्या बढ़ाकर 75 कर दिया गया है। अब बात करते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश के पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास यानी कि इंग्लैंड के पास। कितना, 175 जो है 175। इससे पहले वाला डाटा था, अभी वर्तमान में अगर बढ़ा होगा तो ज़्यादा हुआ होगा, नहीं तो पहले वाला डाटा होगा तो 175 ही होगा। तो इतना ही है ब्रिटेन में, आपको ध्यान रखना है। आप भी नेट पे सर्च कर लीजिएगा सही है गलत है। अब बात करते हैं गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो गंगा की पुरानी कछारी मिट्टी ऐसे ही आपको याद रखना है, सिंपल सा तरीके से क्या याद रखना है, ऐसे भंगा फूटा जो भी होता है आप कबाड़ी वाली को दे देते हो, यानी कि कबाड़ी में बेच देते हो भंगा फूटा, तो ये क्या हो जाएगा, तो पुरानी हो जाएगा। गंगा की पुरानी मिट्टी को बंगा फूटा तो बांगड़ हो गया। अगर अगर नई कहे तो नई क्या होता है, खादर। तो अगर कोई भी चीज़ नए नए आता है तो उसे खाने की बहुत ही इच्छा यानी कि लालसा होती है। तो नई क्या होता है, नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। नया नया चीज़ खाने का किसी में भी सभी में लालसा होते हैं, लेकिन बंगा फूटा जो भी होते हैं वो कबाड़ी में दे देते हो। तो इस तरह आपको याद रखना है, बंगा फूटा पुराना और नई नई खाना। बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो वैश्विक शांति सूचकांक की हम बात करें तो 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो इसका हम बात करें तो यह कौन सा आइसलैंड जो है शीर्ष पर रहा है। अगर वहीं इंडिया की हम बात करें तो 136वें स्थान पर यानी कि 135वें स्थान पर इंडिया है, ये आपको ध्यान रखना है शांति सूचकांक में। और सबसे अशांत देश कौन सा है, अफगानिस्तान जो है, अफगान जलेबी जो है सबसे अशांत देश है। अब बात करते हैं निम्न में से किस पदार्थ का आयतन गर्म करने पर घटता है। तो किस पदार्थ का आयतन जो है गर्म करने पर घटता है, तो बर्फ को अगर आप गर्म करते हैं तो इसका आयतन घट जाता है। अब बात करते हैं डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है। तो डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक की लेखक की हम बात करें तो यह चार्ल्स डार्विन है। अब बात करते हैं यह जो कब प्रकाशित हुआ था, 1871 ईस्वी में इसका प्रकाशन यानी कि प्रकाशित हुआ था इसका डिसेंट ऑफ मैन का। अब बात करते हैं सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्रिक्स का, ब्राज़ील, रूस और भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था। तो अगर हम बात करें ब्रिक्स की तो ब्रिक्स की जो है इससे पहले 2000 यानी कि दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें तो 2010 में शामिल हुआ था। 2010 से पहले ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर थे,
तो पहले ब्राज़ील था, तब ब्राज़ील, रूस और इंडिया था और चाइना था। ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना था। अब इसके बाद जो साउथ अफ्रीका जो शामिल होने के बाद जो 2010 से तो ये ब्रिक्स बन गया है। तो ब्रिक्स की हम बात करें तो कोई यानी कि इसका जो है कोई मुख्यालय नहीं है, जो देश अध्यक्षता करता है, यानी कि इसका जो है जो ब्रिक्स का 14वीं बैठक जो हम बात करें तो किसके द्वारा किया गया, तो 14वां बैठक चीन के द्वारा 2022 में किया गया। अब यह 15वां किया जाएगा किसके द्वारा, तो इसमें साउथ अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। फिर उसी तरह फिर ब्राज़ील करेगा, फिर रूस करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, इसी तरह इसका क्रम चलते जाता है। तो जो इसका मेंबर मतलब जो होस्ट करता है वही इसका जो है उस साल के लिए जो है, यानी कि उस साल के लिए ये मुख्य अथी हो जाता है, मतलब हेड होता है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स की उम्मीद करता हूँ ब्रिक्स के बारे में पूरा पोस्टमार्टम हो गया होगा। इस तरह इससे ज़्यादा आप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इतना ही आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं संविधान के किस भाग के अंतर्गत संसद के गठन, संरचना, अवधि आदि के बारे में वर्णन किया गया है। तो किस भाग के बारे में जो है जो ये वर्णन मिलता है, तो बात करते हैं भाग 5 में इसका वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं भाग 9 में। तो भाग 9 में आप सभी को पता ही क्या है। अब बात करते हैं सत्य कथन की पहचान करना है। तो सत्य कथन की बात करते हैं भारतीय संसदीय व्यवस्था में क्या है। तो भारतीय संसदीय व्यवस्था में हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। क्या है, सरकार का प्रमुख, यानी प्रधानमंत्री जो है वास्तविक प्रमुख होता है। और कार्यकारी प्रमुख की बात करें तो ये राष्ट्रपति होता है। कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगर राज्य का हम बोले कार्यकारी प्रमुख तो राज्यपाल हो जाता है। अगर राज्य का मुख्य यानी कि वास्तविक प्रमुख बोले तो सीएम हो जाता है। इस तरह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं जून 2022 में आयोजित अम्बुबाची मेला का संबंध किस राज्य से है। तो जून 2022 में संबंधित अम्बुबाची मेला की हम बात करते हैं असम से संबंधित है। अब बात करते हैं यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण को दोगुना कर दिया जाए तब वस्तु पर लगने वाला बल का मान प्रारंभिक मान के सापेक्ष क्या होगा, तो 4 गुना हो जाएगा। अब बात करते हैं झागोर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो झागोर की हम बात करें तो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये गोवा का है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित की हम बात करें तो कौन सा नहीं है, तो हम बात करते हैं औद्योगिक वित्त सिडबी ये सही है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण बिल्कुल सही है। ग्रामीण साख नेवाड की हम बात करें तो ये भी सही है। अगर आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ग्रामीण रोजगार यानी कि ग्रामीण रोजगार की हम बात करते हैं SJSRY होता है। तो ग्रामीण रोजगार में SJSRY नहीं होगा, तो इसमें हम बात करते हैं इसका फुल फॉर्म होता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये जो है शहर से संबंधित है, ना कि ग्रामीण से। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि संविधान के उद्देश्य नहीं है। तो संविधान के उद्देश्य नहीं है तो क्या नहीं है, तो संविधान के उद्देश्य की हम बात करें तो यह संप्रभु जो है संविधान के उद्देश्य नहीं है। क्या है, संप्रभु। अब बात करते हैं आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रथम आधार क्या है। तो आधुनिक समाज में वर्ग संरचना की सर्वप्रथम आधार की हम बात करें तो अर्थ है। अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम जो है वेबर ने बताया था, यानी कि आधुनिक समाज में वर्ग संरचना का सर्वप्रथम आधार जो है अर्थ किसने बताया था, वेबर के द्वारा बताया गया था। बात करते हैं दाब ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है। तो दाब ऊर्जा का हम बात करते हैं विमीय सूत्र क्या होगा, तो इसका आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान की बात करें तो भारत का हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा बनी है। तो भारत की पहली छात्रा की हम बात करें तो एनडीए की परीक्षा पास करने वाली कौन बनी है, ये सनन ढाका बनी है। कौन, सनन ढाका। बात करते हैं हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने की है, तो तेलंगाना राज्य सरकार ने किया है। अब बात करते हैं यानी कि तेलंगाना राज्य की हम की बात करते तो 2 जून
2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। सबसे नवीनतम राज्य क्या हो जाता है? तेलंगाना ही हो जाता है। अगर पूछे नए राज्यों का गठन किस आर्टिकल में है, तो नए राज्यों का गठन जो 3 आर्टिकल में, तीसरी आर्टिकल में। अगर वहीं पूछे कि राज्यों के नाम और परिवर्तन जो है, अगर उसका सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन जो भी होता है, ये आर्टिकल 2 में इसका वर्णन मिलता है। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी निर्णायक मत दे सकता है? राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी निर्णायक मत कौन दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, हम बात करें तो यानी कि राज्यसभा के सभापति का वर्णन जो है किसमें मिलता है? आर्टिकल 89 में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं बिहार और बंगाल में 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि में निर्मित प्रतिमाओं की शैली को क्या कहा जाता है? तो प्रतिमाओं की शैली की हम बात करें तो यह क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, तो यह पाल शैली कहा जाता है। क्या? पाल शैली। बात करते हैं 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था? सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद की बात करें तो मगध। बात करते हैं अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति को फोकस और ध्रुव के बीच हो तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो यह फोकस और ध्रुव की जब बीच होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? परिणाम नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन के परिणाम की हम बात करें तो बायोमास जो नहीं है, बाकी सभी के सभी जो है ये दोनों जो जीवाश्म ईंधन का परिमाण नाम है। बात करते हैं इनमें से किनका प्रयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है? तो खाने वाला सोडा का किया जाता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कहाँ स्थित है? तो न्यूक्लियर पार्क की हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा कहाँ है? तो रावतभाटा में है। रावतभाटा कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। अब बात करते हैं द लास्ट हीरोज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो लास्ट हीरोज पुस्तक के लेखक हम बात करें इनमें से पी साईनाथ है। अब बात करते हैं राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने दिन या माह तक रोक सकती है? तो राज्यसभा की हम बात करें साधारण विधेयक को जो है या कितने माह तक रोक सकती है? तो इसका हम बात करते तो यह 6 माह तक रोक सकती है। अगर वहीं पूछे कि धन विधेयक को जो है राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकता है? तो कुल 14 दिनों को तक जो है रोक सकता है। बात करते हैं मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था, तो मुगल प्रशासन में हम बात करें तो मुहस्सिब क्या था? तो मुहस्सिब की हम बात करें तो यह लोक आचरण अधिकारी था। अब बात करते हैं मीर बख्शी की, तो मीर बख्शी क्या था? तो सेना अधिकारी था। क्या था? सेना अधिकारी। बात करें राज्यसभा में वर्तमान में सदन के नेता कौन है? तो राज्यसभा में जो है सदन का नेता की हम बात करें तो इसको हम विस्तार से थोड़ा बात करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं राज्यसभा में जो है सदन का नेता क्या है? पीयूष गोयल है। क्या है? पीयूष गोयल। अगर वहीं पूछे विपक्ष का नेता कौन है? तो राज्यसभा में विपक्ष का नेता जो है जो अभी वर्तमान में है मल्लिकार्जुन खड़गे है। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी वर्तमान में जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये है क्या है? कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। अब बात करते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता, तो लोकसभा के विपक्ष के नेता की हम बात करें तो क्या कौन है? तो लोकसभा विपक्ष का नेता जो है अधीर रंजन चौधरी है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो खाद्य पदार्थों के बासी होने के कारण कौन सी गैस होते हैं? बासी होने के कारण कौन सी गैस है? तो जो खाद्य पदार्थ बासी हो जाते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस के कारण जो है खाद्य पदार्थ बासी हो जाते हैं। बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम की बात करें ओनली वन अर्थ होता है। इसका अब 2022 का थीम है। ये आपको ध्यान रखना है। और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आयोग जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय अनुसंधान एजेंसी यानी कि NIA जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अब बात करते हैं डोबर जल संधि निम्न में से किसको जोड़ती है? तो डोबर जल संधि की हम बात करते हैं यह किसको जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल में उत्तर सागर को जोड़ती है। आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसको मिलान करने हैं, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने हैं। तो देख सकते हैं दीवान ए अर्ज की हम बात करें तो यह किस में चला जाएगा? तो दीवान ए अर्ज की हम बात करें तो यह
शयन विभाग से आ जाएगा। अब बात करते हैं वहीं सिजदा की, हम बात करते हैं यह दंडवत होने की प्रथा है अब बात करते हैं पेबोस की, हम बात करती है कदम चूमने की प्रथा है। दीवाने कोही की बात करती है कृषि विभाग है। तो यह इसका आंसर की हम बात करते तो सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो शिवाजी के दरबार द्वारा लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले वसूला जाने वाला कर था। तो वसूला जाने वाला कर की हम बात करें तो कौन सा कर था, तो हम बात कर लेते हैं इसका कर की, तो इसका सरदेशमुखी कर था। सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2022 में भारत और तथा किस देश के मध्य हुआ, तो उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच हुआ। अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है। तो कावेरी की सहायक नदी की हम बात करें तो कौन सा नदी नहीं है, तो चित्रावती नदी नहीं है, बाकी सभी की सभी जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो द्वितीय राजभाषा क्या है, संस्कृत है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हेलोजन के लिए होती है। तो हेलोजन के लिए हम बात करें तो 8 2 10 7 17 यानी कि ये जो है हेलोजन के लिए है। अब बात करते हैं हेलोजन की आवर्त सारणी 17 में हेलोजन गैस पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। बात करते हैं साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है। तो साग सब्जियों का जो विघटन हो कंपोस्ट बनना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बात करते हैं इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य की हम बात करें तो यह किस राज्य में है, तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत सरकार ने कालाजार को किस वर्ष तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो यह लक्ष्य रखा है 2023 तक। अब पोलियो जो है पूर्ण रूप से भारत पोलियो और चेचक जो है भारत से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है, पोलियो और चेचक का, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं भारत तथा बांग्लादेश ने किस दिन को मैत्री दिवस मनाने का फैसला लिया है। तो मैत्री दिवस मनाने का फैसला की हम बात करें ये किस दिन लिया गया है, तो 6 दिसंबर को लिया गया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, मैत्री, मिताली और एक और होता है मैत्री, मिताली और एक भूल जाते हैं, मैत्री, मिताली और संप्रीति, ये तीनों अभ्यास जो है संप्रीति, ये तीनों अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास मैत्री, मिताली, ये तीनों बांग्लादेश भारत के बीच होता है, यानी कि दादा और पोते के बीच यह युद्ध अभ्यास होता है, ये भी ध्यान रख रहे हैं। और बात करते हैं 16वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, ये भी बांग्लादेश से संबंधित है। अब बात करते हैं सहायक संधि को व्यावहारिक रूप देने का श्रेय किसे जाता है। तो सहायक संधि को व्यावहारिक रूप देने का श्रेय पेलेजली को जाता है। बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया था। तो हम बात करते हैं तो यह मौलवी अहमदुल्लाह ने दिया था। अब वही बात करते हैं, अगर एक क्वेश्चन और छूट जाते हैं, सहायक संधि की शुरुआत जो है डुप्ले ने किया था, ये भी ध्यान रखना, सहायक संधि की शुरुआत डुप्ले ने किया था। बात करते हैं नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है। तो नरबली प्रथा को जो है समाप्त करने का श्रेय जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को जाता है। अब वही बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का था और एकमात्र पंचवर्षीय योजना यही था पहला जिस समय से पूर्ण, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है समय से पूर्ण खत्म कर दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना को। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की, तो हाल ही में हुए नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो नेत्रहीन T20 के जो है ब्रांड एम्बेसडर की हम बात करते हैं यह कौन बने हैं, तो यह जो युवराज सिंह बने हैं। और इसका जो है विजेता कौन है, भारत ने बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीता है नेत्रहीन का, ये भी भारत के द्वारा जीता गया है, बांग्लादेश को हराकर, यानी कि पोते को हराकर दादा ने जीता है। बात करते कैलामाइन किसका अयस्क है। तो कैलामाइन की हम बात करते यह अयस्क किसका है, तो कैलामाइन की हम बात करते यह अयस्क जिंक का है, यानी कि ZnCO3। अगर वही पूछे कि बांग्लादेश को हराकर जो है अभी T20 जो है इसका जो खिताब जो है T20 नेत्रहीन का खिताब जो है 3 बार जीता है, किसको 3 बार, अभी भारत ने 3 बार जीत चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अल्कली धातु के परिवार का सदस्य नहीं है। तो अल्कली धातु के परिवार का सदस्य में से कौन सा नहीं है,
तो हम बात करते हैं यह जो है मैग्नीशियम नहीं है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम बी यानी कि एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं मानवों पर जू के समूह और कुत्तों पर टिक्स किसका उदाहरण है। तो मानवों में पर जू के समूह और कुत्तों पर टिक्स किसका उदाहरण है। तो हम बात करते हैं परजीविता का उदाहरण है कि ये परजीवी है। परजीवी किसे कहते हैं, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उसे परजीवी कहते हैं। और स्वयंपोषी किसे कहते हैं, जो स्वयं किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। अब बात करते हैं, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, तो इतना मेंशन करने के बाद जो है लंबा हो ही जाता है। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।